हाय गाइस, वेलकम टू प्रेप बाइट्स। इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, जहां पर वी अंडरस्टूड कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरफेस होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, राइट? तो जितने भी कमांड्स हमें हार्डवेयर को देने होते हैं उन सब के लिए हमें कोड ना लिखना पड़े, एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिज़ाइन किया गया है, राइट? सो हम आज देखने वाले हैं कि कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जनरली पाए जाते हैं, लाइक वी कैन सी इन द रियल टाइम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स दिस टेक सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स, मतलब जितने भी जॉब्स हैं हमारे पास, लेट्स जस्ट से, राइट, लेट्स जस्ट से कि मेरे पास 3 तरह के जॉब है, राइट? T1, T2, T3, लेट्स जस्ट से 4 तरह के जॉब है, 4 तरह के टास्क है, राइट? मैं बोल रही हूँ कि जो मेरा T1 T3 है वो एक तरह का जॉब है, T1 और T2 T4 जो है वो एक तरह का जॉब है। तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जो एक तरह टाइप के जितने भी टास्क है, जो एक काम करते हैं टास्क, उन सबको एक ग्रुप बना देगा, उन सबको एक ग्रुप बना के फिर वो सीपीयू के पास बेचेगा। वैसा क्यों करता है? अब देखो, एक तरह के जॉब्स अगर नहीं हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के जॉब्स है, तो क्या होगा कि एक जॉब गया, सीपीयू को कुछ अलग फंक्शन लिखना पड़ा, मान लो प्रिंटर के साथ काम है तो वो प्रिंटर के साथ काम करा देगा, फिर अगले उसका स्पीकर के साथ काम है, फिर स्पीकर के साथ स्विच होना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट वाला फिर से प्रिंटर है तो फिर प्रिंटर पे, तो ये जो एक्स्ट्रा स्विचिंग है सीपीयू को, वो स्विचिंग कम करनी पड़ेगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा जितने भी जॉब्स है। तो हमारे पास जितनी भी जॉब्स है वो ओएस में जाएंगे, सेम तरह के जॉब्स है तो फिर वो बैचेस में कन्वर्ट होंगे, फिर वो सीपीयू में एग्जीक्यूट होने जाएंगे, राइट? दैट इज हाउ दिस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। अब एडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, द आइडल टाइम फॉर अ बैच सिस्टम इज वेरी लेस। अभी हमने बात किया था कि एक तरह के जॉब्स, अगर हम एक तरह के जॉब्स को ग्रुप कर देते हैं बैचेस में, देन इट इज वेरी इजी फॉर सीपीयू टू गो एंड एलोकेट, मतलब फिनिश देम, टू कंप्लीट देम। उनको प्रोसेस करने में बहुत आसान होगा क्योंकि एक ही तरह के जॉब्स है और एक ही तरह का काम करेंगे। ईजी टू मेंटेन लार्ज सिस्टम्स रिपीटेडली इफ इट्स अ बैच सिस्टम। फिर से वही बात, जितना लार्ज सिस्टम होगा उतने ज्यादा भले ही जॉब्स होंगे, हाँ देयर इज अ स्लाइट चांस कि वैरायटी ऑफ जॉब्स बढ़ जाए, बट अगर नहीं है तो बहुत सारे बैचेस बन जाएंगे जिसमें बहुत सारे टास्क एक तरह के जॉब करेंगे, तो मेंटेन करना बहुत इजी होगा, राइट? अब डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच सिस्टम ये होता है कि बैच सिस्टम जो है हार्ड टू डीबग। व्हाई? क्योंकि मान लो मुझे प्रिंटर, एक कोई टास्क है जो प्रिंटर से रिलेटेड है, उसमें कोई बग है, उसमें कोई एरर है। अब मैं कितने सारे, मान लो मेरे पास 100 ऐसे टास्क हैं जो एक बैच में पड़े हैं, मैं सबको तो वेरीफाई नहीं कर सकती, राइट? तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट? नाउ इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली हम इतने सारे बैचेस कॉन्फ़िगर करके, इतने सारे जॉब्स को पहले से ओएस बाइफरकेट करके उनका बैचेस बना रहा है, तो ओएस जो है एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहा है, तो इसीलिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बाय नेम इटसेल्फ टाइम जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट विच इज ऑल्सो नोन एज क्वांटम। अब क्या होता है कि हर जॉब का, हर टास्क का एक पर्टिकुलर टाइम एलोकेशन होता है, राइट? कि इतने टाइम तक सीपीयू इसका काम करेगा, इतने टाइम तक सीपीयू इसका काम करेगा, तो उस चीज को हम बोलते हैं क्वांटम, ठीक है? तो कैसे होगा कि सीधा ऐप जाएगा, एक जॉब के लिए, एक टास्क के लिए इतना टाइम है करके दे देगा, उतना टाइम ओएस बता देगा कि सीपीयू को ये वाला प्रोसेस इतना टाइम लेगा। फॉर एग्जांपल मेरा ऐप 1 जो है, लेट्स जस्ट से 5 मिनट ले रहा है, राइट? तो ये बता देगा कि ऐप 1 जो है 5 मिनट ले रहा है, तो 5 मिनट के लिए सीपीयू रहेगा वहां पर, राइट? और फॉर एग्जाम्पल सबके लिए उसने 5 मिनट दे दिए, राइट? और ऐप 1 के लिए सिर्फ 3 मिनट लग रहा है, ऐप 2 के लिए सिर्फ 2 मिनट लग रहा है, और ऐप 3 के लिए 5 मिनट लग रहा है। मतलब यहाँ पर 2 मिनट, यहाँ पर 3 मिनट जो है वेस्ट हो रहे हैं, राइट? तो ये थोड़ा सा होता है क्वांटम में। ये क्वांटम कैसे प्रोसेसेस, कैसे टास्क एक एक सीपीयू में जाएंगे, वो हम आगे भी देखेंगे ना, डिटेल्ड प्रोसेस कैसे भेजने चाहिए, क्योंकि कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है, राइट? उनके बेसिस पे हम ये जो सीपीयू में भेजना, सीपीयू में प्रायोरिटाइज करना प्रोसेस को, वो सीखेंगे। बट यहाँ पर क्या होता है कि
एक ही टाइप का क्वांटम देने के बजाय हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम क्वांटम देते तो अच्छा रहता, बट वो भी एक चांस है कि हम दे सकते हैं। पर जितने भी हम टाइम क्वांटम के थ्रू प्रोसेसेस को डील करते हैं, या तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है या टाइम प्रोसेस को सफिशिएंट नहीं होता, राइट। तो एडवांटेजेस ऑफ जो टाइम शेयरिंग प्रोसेस है उसके एडवांटेजेस हैं, ईच टास्क गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली टाइम सेम दे रहे हैं, टाइम क्वांटम सेम दे रहे हैं, तो हर एक जॉब के पास एक ही तरह का टाइम होगा। तो एक ही इतना, मान लो 2 मिनट के लिए भी 5 मिनट का टाइम होगा, 10 मिनट के लिए भी 5 मिनट का टाइम होगा। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता ही चल रहा है। सीपीयू आइडल टाइम कैन बी रिड्यूस्ड। हाँ, ये हो सकता है कि सीपीयू का जो आइडल टाइम है वो रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि मान लो हमने प्रायोरिटाइज ऐसे कर लिया कि जो बचे 3 मिनट है उसमें हमने और एक प्रोसेस डाल दिया और एक टास्क डाल दिया, तो आइडल टाइम जो है सीपीयू का वो रिड्यूस हो सकता है। डिसएडवांटेजेस, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी एंड डाटा कम्युनिकेशन। अब सिक्योरिटी क्यों, हमेशा नहीं है कि चांस, ये नहीं कि हमेशा उसमें सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम आता है। इंटीग्रिटी का तो जरूर प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हमने बोला था जहाँ सिर्फ प्रोसेस को 2 मिनट चाहिए वहाँ 5 मिनट तो मिल रहा है, यानी 3 मिनट वेस्ट हुआ, और जहाँ पर प्रोसेस को 10 मिनट चाहिए वहाँ पर भी हम 5 मिनट दे रहे हैं। सो दिस माइट बी वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस जो इन सबको लीड करता है, राइट। नाउ द थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑल्सो नोन एज लूजली कपल्ड सिस्टम्स और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। अब लूजली कपल्ड क्यों बोलते हैं, राइट? क्योंकि यूजर कैन एक्सेस सम फाइल्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन हिज सिस्टम बट सम अदर सिस्टम कनेक्टेड विद इन हिज नेटवर्क। तो एक छोटा सा प्राइवेट नेटवर्क या एक नेटवर्क मान लीजिए, जिसमें मैं अपने लैपटॉप के अंदर जो मेरे लैपटॉप के अंदर है उन्हीं फाइल्स को नहीं, मैं किसी और फाइल्स को भी मैं एक्सेस कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव ही ले लो, गूगल ड्राइव कोई अपलोड कर रहा है, आप एक्सेस कर रहे हो, राइट? तो ये चीज़ें हो सकती हैं, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। अब जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारे सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं, राइट? उनसे वो एक्सेसिंग चलता रहता है कि उधर एक यूज़र बैठा है, इधर एक यूज़र बैठा है, बोथ कैन एक्सेस जितना भी डेटा फिजिकली प्रेजेंट है और फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, सबको वो एक्सेस कर सकते हैं। एडवांटेजेस ये होता है कि सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। हाँ, अब सिस्टम्स इंडिपेंडेंट तो हैं, बट जनरली एक सेंट्रलाइज नेटवर्क होता है, मतलब एक सिस्टम जो है सबको चला रहा होता है। तो अब सेंट्रलाइज सिस्टम, मान लो मैं हूँ, मेरा कंप्यूटर जो है सेंट्रलाइज्ड है और आप सबके कंप्यूटर्स जो है मेरे नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। तो आपके सिस्टम में अगर आप मान लो आप 10 लोग हो और 10 लोगों में से अगर एक का सिस्टम खराब हुआ तो बाकी 9 लोगों का सिस्टम कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। डिले इन डेटा प्रोसेसिंग इज लो, क्योंकि जितना भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, जितना भी डेटा कम्युनिकेशन होता है, वो सब ईमेल के थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू होता है। इसीलिए डेटा प्रोसेसिंग जो है बहुत कम टाइम या डिले बहुत कम लेता है। लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर रिड्यूसेस, क्योंकि एक ही नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर ही सब कुछ परफॉर्म करे। तो ऑलरेडी जो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है उनका भी सम कंट्रीब्यूशन होता है ऑपरेशंस में, और जितने भी काम कर रहा है, राइट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिसएडवांटेजेस ये है कि फेलियर ऑफ द मेन नेटवर्क विल स्टॉप द एंटायर कम्युनिकेशन। अब मैंने बोला है कि ये सेंट्रलाइज्ड मैनर में चलता है, तो मेरे कंप्यूटर के थ्रू अगर आप सबके कंप्यूटर कनेक्टेड है मेरे नेटवर्क के थ्रू, अगर मेरे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है देन जो कम्युनिकेशन है वो पूरा इट विल फेल, राइट? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आर बेसिकली एक्सपेंसिव। हम यहाँ पर एक छोटा या 3-4 कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल 10 कंप्यूटर का दिया है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स नेवर इतना छोटा नहीं होता है, इतना प्राइवेट नेटवर्क नहीं होता है, इट्स अ लोकल नेटवर्क, और बहुत बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा ही। उसके बाद है network operating systems, right? So network operating systems, these operating systems run on a small private network which manages all network functions. अब distributed systems तो था वो बहुत बड़ा नेटवर्क था, लाइक मैंने एग्जाम्पल 10 कंप्यूटर्स का बताया था, बट यहाँ पर एक स्मॉल प्राइवेट 10 का तो हम इसका मान सकते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को, राइट? तो एक स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क होगा
जो सारे नेटवर्किंग फंक्शंस को मैनेज करेगा, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा मैनेजमेंट, डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, ऐसी चीज़ों को. दीज आर ऑल्सो नोन एज टाइटली कपल्ड सिस्टम्स, राइट. टाइटली कपल्ड इसीलिए बोला जाता है कि बहुत कम क्लाइंट्स, बहुत कम कंप्यूटर से होता है, और जो फाइल सर्वर है बहुत अच्छे से चलता है. तो यू कैन सी दैट मेरे 4 क्लाइंट बैठे हैं और हर कोई फाइल सर्वर को एक्सेस कर पा रहा है. दिस इज स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम. अब इसके एडवांटेजेस देखो तो सिक्योरिटी कंसर्न्स आर हैंडल्ड बाय सर्वर्स इटसेल्फ. तो हमारा जो फाइल सर्वर है, हम जिसके थ्रू एक्सेस ले रहे हैं, तो वही हैंडल करेगा केटीज और क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे कि हम कौन से क्रेडेंशियल्स यूज करके फाइल सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हैं एंड ऑल. तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. हमें एक्स्ट्रा एफर्ट कोई डाल के सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सर्वर एक्सेस पॉसिबल रिमोटली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस. अब मैं ऐसा नहीं है कि उस टाइम अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की बात करूं, तो अगर मुझे कोई ऑपरेशन करना है, मुझे कुछ कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट, बड़े बड़े ऑपरेशंस मुझे डेटा पे करने हैं, तो आई नीड टू बी द ओनर ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर और मुझे सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए. बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं. हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में बैठकर, डिफरेंट रिमोट लोकेशंस में बैठकर भी हम सर्वर का एक्सेस ले सकते हैं. अब डिसएडवांटेजेस, सर्वर्स और कॉस्टली. ऑब्वियसली हम नेटवर्क सर्वर की बात कर रहे हैं, स्पेस ये सब इंक्लूड करेगा तो थोड़ा कॉस्टली है. मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड रेगुलरली. अब सर्वर है जो कि पूरा ऑनलाइन इंटरनेट पे चलता है, तो जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, जितने भी अपग्रेडेशंस आ रहे हैं, वो हमें रेगुलरली करने पड़ेंगे, तो वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट है. नाउ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स. So time intervals required to process and respond to input is very small. अब क्या होता है कि CPU को, मान लो आपने कोई कमांड दिया है, राइट, तो उसका रिस्पॉन्स आने में जो है बहुत कम टाइम लगता है. ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगता है. उस टाइम को हम रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं. मतलब आप एक प्रोसेस भेज रहे हो, फिर जितने भी आप इनपुट्स दे रहे हो उसका रिस्पॉन्स भी आपको आ रहा है. तो जितना ये टाइम इंटरवल है जब से आपने प्रोसेस भेजा है, जब तक आपको आउटपुट मिल रहा है, उस पूरा टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम. तो ये बहुत कम होता है इसमें, राइट. तो इसके एडवांटेजेस क्या है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन. अब कम टाइम लग रहा है तो हम कम टाइम में ज़्यादा प्रोसेसेस कर सकते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हर चीज़ का, रिसोर्सेज का, CPU का, एवरीथिंग. मेमोरी एलोकेशन इज मैनेज्ड. मेमोरी एलोकेशन मैनेज किया जाता है. हम वो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स में पढ़ेंगे कि कैसे मेमोरी एलोकेशन मैनेज किया जाता है. एंड एरर फ्री, ये भी हमें पता चल जाएगा कि जब हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे कि कैसे प्रोसेसर या OS अपने रैम के अंदर जो प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी है, उसके अंदर प्रोसेसेस को कैसे सॉर्ट करता है ताकि हर प्रोसेस जो है बिना कोई डिले का चले, लाइक इन द बेस्ट केस. अब डिसएडवांटेजेस, वेरी फ्यू टास्क रन एट द सेम टाइम. देयर इज अ चांस जहाँ पर प्रोसेसेस जो है बहुत ज़्यादा हो और उनका जो मेमोरी स्लाइस है, यानी जो स्लाइस ऑफ मेमोरी पे वो जा रहे हैं, हम मेमोरी को जनरली डिवाइड करते हैं कि इतना इतना मेमोरी होना चाहिए. द सेम हमने टाइम क्वांटम वाले में देखा था कि जहाँ मुझे 5 मिनट चाहिए, जहाँ मुझे 10 मिनट चाहिए वहाँ भी मुझे 5 मिनट मिल रहा है, जहाँ मुझे 2 मिनट चाहिए वहाँ भी मुझे 5 मिनट मिल रहा है. तो ऐसा कुछ केस जब मेमोरी के साथ होगा ना, तभी ये बहुत कम प्रोसेसेस या कम टास्क को परफॉर्म कर पाएगा. कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स ऑब्वियसली रियल टाइम है, राइट, और प्रायोरिटाइजेशन अच्छे से करता है, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स. एंड कॉस्ट एंड एफिशिएंट, एग्जैक्टली ये भी OS जितने भी हैं अगर हम देखते हैं तो दे आर कॉस्ट एंड एफिशिएंट. बहुत एक्सपेंसिव होते हैं because they manage all our computer safety, integrity, everything. So that's all about types of operating systems. हम आगे भी और videos देखते रहेंगे. We'll understand completely what is OS is. So for today, it's that. Thank you so much. Please do like, share and subscribe. And if you have any suggestions or any feedback or you want more kind of videos, let us know in the comment section. Thank you.